इस वीडियो में हम लोग जेओआरसी कोड के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्राइवेट पार्टीज जो प्राइवेट में जो एक्सप्लोरेशन करता है और फ्यूचर में माइनिंग का सपना देखते हैं। तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज अनलाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट में क्या है ना, अलग टाइप का सिस्टम फॉलो होता है। बट जब आप प्राइवेट में एक्सप्लोरेशन करोगे, बहुत डिसिप्लिन वे में सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाना पड़ता है और हर एक स्टेप के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में करना पड़ता है। बिकॉज आप रिसोर्स हो या नहीं हो, सभी को एक पैटर्न है, एक प्रॉपर प्रोसेस में आपको प्रेजेंट करना है चीज़ों को, ताकि प्राइवेट में बाद में क्या है, एक प्राइवेट पार्टी एक्सप्लोर कर रहा है, उसके बेसिस में रिजल्ट को लेके बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट जुड़ा रहता है। तो वो इन्वेस्टमेंट कौन सा बेसिस में करेगा? प्रॉपर रिपोर्टिंग के बेसिस में। आपके पास इतना है, इतना रिसोर्स है, आप बोल दिया, ऐसा नहीं। उसका बहुत सुंदर तरीका रहता है, बहुत प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट रहता है। तो वो फॉर्मेट कैसे होता है, उस बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, बिकॉज देखो, देखने में अपेरेंटली लगेगा क्या बात है, ऐसा कर देता हूँ कुछ भी। जो ऐसा करते हैं सभी को पता है क्या क्या एक्सप्लोरेशन स्टेज। नो, वैसा होने से भी आप अगर इस वीडियो में जुड़ा रहेंगे, आपको पता चलेगा कितना सारा इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड वैलिड पॉइंट्स रहता है, इन्वॉल्व रहता है, जिसको हम लोगों को प्रॉपर वे में करना है। वरना थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस होता है तो पूरा एक्सप्लोरेशन टीम, पूरा प्रोजेक्ट सफर कर जाएगा। तो इसीलिए लेट्स बिगिन। देखो, जेओआरसी का बेसिकली इट इज ऑस्ट्रेलियन बेस्ड सिस्टम। और एक सिस्टम भी होता है यूएनएफसी, यू, है ना। बट इसमें क्या है, जेओआरसी का जो सिस्टम है वो थोड़ा कुछ कुछ पार्ट में ना थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, स्मूथ रहता है। वो दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग अब देखो, ये एक्रोनिम्स, लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स है जो एब्रीविएशन में यूज होता है ना, एआईजी जैसे ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो साइंस, एएसएक्स, ऐसा करके सब है। जेओआरसी का भी फुल फॉर्म है ज्वाइंट और रिजर्व कमिटी, ठीक है। इसमें मैं सभी को ऐसा ही दौरा मतलब बोल नहीं रहा हूँ, आप पॉज करके आप देख सकते हो। सो हम लोग कोई भी टीम जब एक्सप्लोरेशन करता है ना, उसको रिपोर्टिंग भी बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट है एंड बहुत केयरफुली हर एक स्टेज को नोट डाउन करना पड़ता है। तो इस नोट डाउन का एक गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑस्ट्रेलियन कोड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन रिजल्ट्स, मिनरल रिसोर्स एंड ओर रिजर्व्स, इसी को जेओआरसी कोड बोलता है। इट सेट आउट, ये क्या करता है ना, एक फिक्स करा देता है हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड, रिकमेंडेशंस, गाइडलाइंस, पब्लिक रिपोर्टिंग, है ना। एक्सप्लोरेशन रिजल्ट्स को कैसे रिपोर्ट करोगे, मिनरल रिसोर्स और रिजर्व्स को, उसके बारे में पूरा क्लियर कट आइडिया देता है। और उसी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। उसको फॉर्मेट हर एक चेक लिस्ट रहता है, आप चेक लिस्ट के अनुसार जाओगे, आपको बहुत इजीली इन्वेस्टर मिलेगा अगर आप प्रॉपर वे में लास्ट तक पहुंच पाओगे, रिजर्व कैलकुलेट करके रिजर्व प्रूव कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पब्लिक रिपोर्ट्स। देखो, हर एक चीज का डेफिनेशन है, ऐसा रिपोर्ट का भी बहुत सुंदर तरीका रहता है। पब्लिक रिपोर्ट्स आर रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ informing investors or potential investors and their advisors on exploration results, mineral resource or ore reserves. They include but are not limited to annual and quarterly company reports, press releases, information memoranda, technical papers, website posting, and public presentations, etc. ठीक है, ये सब चीज को इट कम्स अंडर पब्लिक रिपोर्ट्स। हर चीज, है ना, कोई भी रिपोर्ट्स जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगा, इन्वेस्टर्स इसी को पढ़ के आएगा। तो उसे कैसे बनाना है, वो सब का गाइडलाइंस बोलेंगे हम लोग।
the framework for classifying tonnage and grade estimates to reflect different levels of geological confidence and different degrees of technical and economic evaluation. इधर देखो, यही है वो फिर फ्रेमवर्क। क्या है? फर्स्ट हम लोग रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। रिसोर्स के बाद, रिसोर्स मतलब क्या है? विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ जियोलॉजिकल नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, हम जब एक्सप्लोरेशन करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग रिसोर्स टर्म में फोकस करते हैं, रिजर्व बाद में आता है। कैसे? बिकॉज इतना कोई भी कमोडिटी, मान लो ग्राफाइट, गोल्ड, कोई भी, कुछ भी है, ग्राफाइट इज नॉट ए मेटल, तो इसको ओर बोल नहीं सकते हो, मिनरल बोल दो। इवन इवन मिनरल बोलना ठीक है, बट मिनरल का भी प्रॉपर डेफिनेशन बोलने से ग्राफाइट को मिनरलॉइड बोलना चाहिए। ठीक है? मिनरल मतलब नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर। ग्राफाइट में क्या है ना, इनऑर्गेनिक नहीं, ग्राफाइट इज ऑर्गेनिक। ग्राफाइट का जो कार्बन है, टोटल ग्राफिटिक कार्बन जो रहता है, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड। जैसे कोल, ये सबको मिनरल ना बोल के मिनरलॉइड बोला जाता है, बिकॉज मिनरल का एग्जैक्ट डेफिनेशन का हर एक पॉइंट फुलफिल नहीं होता है। जैसे पीच ब्लेंड, पीच ब्लेंड यूरेनियम का एक ओर है, लेकिन मतलब प्रॉपरली बोलने से पीच ब्लेंड मिनरल नहीं है, बिकॉज नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक है, लेकिन क्रिस्टलाइन नहीं है पीच ब्लेंड, है ना। सिमिलरली ग्राफाइट क्या है? नेचुरली ऑकरिंग है, क्रिस्टलाइन है, लेकिन इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक होता है। ठीक है? तो एनीवे, तो ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ एरिया में जब एक्सप्लोर कर रहा है, देखते देखते डिफरेंट टाइप का सैम्पलिंग करते हैं, फिर ड्रिलिंग होता है, सबसरफेस का भी ओवरऑल कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो इसको जब प्रूव हुआ उसको क्या बोलोगे? रिसोर्स बोलोगे। इनफर्ड, फर्दर इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, इंडिकेटेड, देन मेजर्ड। जब मेजर्ड हो गया मतलब एक रिसोर्स एस्टिमेट हो गया, उसके बाद क्या है ना, उसके बाद हमको और भी कुछ क्राइटेरिया देखना है। जैसे यूएनएफसी में ईएफजी क्लासिफिकेशन है ना, जी फॉर जियोलॉजिकल एक्सिस, बट फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक एक्सिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इधर वैसा करके उतना सारा सब डिविजन भले ही ना हो, लेकिन सेम चीज इज टेकन केयर ऑफ, बिकॉज इसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर्स रहता है। ये जो देखो इधर जो डॉटेड ये है ना एरो, देखो ऐसा करके हम एक्सप्लोरेशन रिजल्ट्स, मिनरल रिसोर्स को फर्दर इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस मेजर तक आ गया। नाउ आप मेजर्ड रिसोर्स को प्रूवेबल और प्रूव्ड रिजर्व में प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बिकॉज रिजर्व इज ए मॉडिफाइड सबसेट of the indicated and measured mineral resource, which must be defined after consideration of modifying factors affecting extraction and should in most instances be estimated with input from a range of disciplines. कौन सा disciplines? Such as it considerations क्या होता है? convert mineral resource को ओरिजिन में consideration क्या होता है करने के लिए? mining, the processing, metallurgical infrastructure, economic, marketing, legal, environmental, social and governmental factors. सब फैक्टर्स अगर तुम्हारा फुलफिल कर जाए, साथ दे, इन फेवर ऑफ यू, पॉजिटिवली हो, देन विल इंट्रोड्यूस द टर्म रिजर्व। ठीक है? सो इतना सारा फैक्टर में पार्शियली कुछ कुछ चीज फुलफिल नहीं हुआ, तब आप उसको प्रोबेबल रिजर्व बोलो। हर एस्पेक्ट अगर फुलफिल हो गया ना, आंख बंद करके आप इन्वेस्टर आएगा, खोदेगा, निकालेगा। फुल फ्लो चार्ट रेडी है, वर्क प्लान रेडी है ना, रोड मैप रेडी है, तब हम प्रूव्ड रिजर्व में बात करेंगे। तब वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस का बात होता है। ठीक है? तो मेजर्ड मिनरल रिसोर्सेज में बी कन्वर्टेड टू आइदर प्रूव्ड ओर रिजर्व और प्रोबेबल ओर रिजर्व। ठीक है? इसमें अभी रोल आ रहा है, सबसे वाइटल रोल होता है इधर कॉम्पिटेंट पर्सन का। कोई भी आदमी बोल देगा ये प्रूव्ड है, नहीं, इधर असाइंड प्रिस्क्राइब लोग रहता है, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है और जिसको ये रिकॉग्निशन देता है जेओआरसी कमिटी। तो वो लोग एक पर्सन चूज करेगा या मोर देन वन पर्सन चूज करेगा। वो लोग तुम्हारा एरिया में जाएगा, सब चीज नोटिस करेगा, सब चीज देखेगा, देन सर्टिफाई करेगा। उसका सर्टिफिकेशन के बेसिस में हम लोग कन्फर्म होगा इट इज प्रूव्ड रिजर्व।
या फिर प्रोबेबल रिजर्व, हाँ। कॉम्पिटेंट पर्सन का इसीलिए सिग्नेचर बहुत कॉस्टली, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कॉम्पिटेंट पर्सन में कन्वर्ट measured mineral resource to probable ore reserve because of uncertainties associated with some or all of the modifying factors which are taken into account in the conversion from mineral resource to ore reserve. I hope इतना तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। Although the trend of the broken arrow, इधर देखो ये ट्रेंड ब्रोकन एरो क्या दिखा रहा है, मेजर से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इंक्रीज डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस हो गया, दैट मींस नो। ठीक है, इन दिस इंस्टेंस इट imply a reduction in the level of geological knowledge or confidence. In such a situation these modification factors should be fully explained, है ना। it does not actually, इसका मतलब ये नहीं कि ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम हो गया। कॉन्फिडेंस से में कुछ कुछ फैक्टर, ये जो बोला था सोशल गवर्नमेंटल, ऐसा मान लो एक जगह पे पूरा डिपॉजिट है, प्रूव हो गया, रिसोर्स मेजर तक हो ही गया, नाउ उधर लोकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम के लिए आपको खोदने नहीं देगा, करने नहीं देगा, अब क्या बोलोगे तो फिर इसको प्रोबेबल रिजर्व बोल के छोड़ दोगे। अभी तो राइट नाउ एक्सट्रैक्शन करने का प्रॉब्लम हो रहा है, लोकल प्रॉब्लम या गवर्नमेंटल फैक्टर्स, लीगल प्रॉब्लम हो रहा है, फॉरेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब इधर रिसोर्स है, रिजर्व भी फ्यूचर में हो जाएगा, एट दिस मोमेंट थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो प्रोबेबल बोल दोगे। प्रूव मतलब सब जगह में ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। सो कंपनीज मस्ट रिव्यू पब्लिकली रिपोर्ट, पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट, अभी पब्लिक रिपोर्ट का डेफिनेशन दिया था ना, है ना, देयर मिनरल रिसोर्स और रिजर्व एनुअली, सब चीज को कंपनी का देखना पड़ता है। द एनुअल रिव्यू डेट मस्ट बी nominated by company in this public report of mineral resource or reserves, and effective date of each mineral resource and ore reserve statement must be shown. So कंपनी को बहुत क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ता है, जब भी कौन सा डेट में कर रहे हो, ये कौन सा वर्जन है, हाँ, क्या क्या मॉडिफिकेशन आया, सब चीज को पूरा माइन्यूटली हर चीज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, देन उस डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली वैलिडेशन होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन इसीलिए रहता है, बट कंपनी को उसका प्रीवियस चीज सब चीज प्रॉपरली रखना है, बंदोबस्त रेडी रखना है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इन ब्रीफ कॉम्पिटेंट पर्सन्स इंपॉर्टेंस, है ना। मिनरल इंडस्ट्री में देखो एक प्रोफेशनल रहता है, प्रोफेशनल पर्सन, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन रहता है, हु इज ए मेंबर ऑफ फेलो ऑफ द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी, AIMM है, जो इसको एब्रिविएशन में दिखा है शुरू में, तो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी का मेंबर रहता है, और वो लोग ही क्या करता है ना, जनरली अपॉइंट करते, फिक्स रहता है, उसका लिस्ट रहता है कॉम्पिटेंट पर्सन का, है ना। अदरवाइज ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट छोड़ को भी, और ऑफ द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो साइंस और ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सभी का शॉर्ट फॉर्म है, RPO बोलते हैं, एज इंक्लूडेड इन द लिस्ट अवेलेबल ऑन द JORC एंड ASX वेबसाइट, ठीक है। ये सब वेबसाइट में अवेलेबल रहता है, कॉम्पिटेंट पर्सन का नाम, बायोडाटा डिटेल्स रहता है। So these organizations have enforceable disciplinary process including the powers to suspend or expel a member. मेंबर जैसे बनाता है वैसा ही मेंबर को एक्सपेल भी कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ये ग्रुप बहुत माइन्यूटली नोटिस करते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पिटेंट पर्सन कैसे करके काम करते हैं, वही लोग अपॉइंट करेगा, मतलब प्रिस्क्राइब करके रखता है, दीज आर द कॉम्पिटेंट पर्सन, और एक एक चीज के लिए एक एक कॉम्पिटेंट पर्सन कौन माने फिक्स रहता है। जैसे गोल्ड के लिए जो स्पेशलिस्ट है, नहीं ऑफ कोर्स वो सभी चीज के लिए स्पेशलिस्ट नहीं, तो गोल्ड के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन जो होगा वो ग्रेफाइट में नहीं करेगा, ग्रेफाइट के लिए अलग होगा फॉर एग्जांपल, या कोल के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, सब चीज के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट रहता है। जैसे डॉक्टर में कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहता है, पीडियाट्रिशियन जिसको, अदरवाइज कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, वैसा एक एक कमोडिटी का स्पेशलिस्ट रहता है, कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंगली
अलग अलग विषय का अलग अलग होता है ना। तो कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ 5 years, मिनिमम बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि 5 years होने से ही हो जाएगा, एटलीस्ट उससे ज्यादा होना पड़ता है एक्चुअली प्रैक्टिकली पेन एंड पेपर में, बिकॉज एक्सपीरियंस काउंट करता है, ऑलवेज इम्पोर्टेंस रहता है। So relevant experience in the style of mineralization or type of deposit under consideration and in the activity which that person is undertaking, ठीक है। सब चीज में competent person का आइडिया होना है। If the competent person is preparing documentation on exploration result, the relevant experience must be in exploration. If the competent person is estimating or supervising the estimation of mineral resource, the relevant experience must be in the estimation, assessment and evaluation of mineral resource। देखो हर एस्पेक्ट में कितना क्रिटिकली केयरफुली एकदम मेंशन है। एक्सप्लोरेशन रिजल्ट को इवैल्यूएशन करने के लिए एक्सपीरियंस होना है ना। रिसोर्स को करने के लिए असेसमेंट का एक्सपीरियंस होना है। If the competent person is estimating or supervising the estimation of ore reserves, the relevant experience must be in estimation and assessment evaluation of economic extraction of ore reserves। इतना क्लियरली मेंशन है देखो कॉम्पिटेंट। तो ये सब क्राइटेरिया अगर कोई फुलफिल करेगा वो लोगों का असेसमेंट के अनुसार कॉम्पिटेंट पर्सन वो लोग सर्टिफाई करता है, these are the competent, these are the persons who are competent person in these respective fields। now हम लोग कुछ चेकलिस्ट देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही आपको सब चीज फॉलो करना है एक्सप्लोरेशन में, शुरू से नोट डाउन करना पड़ता है ना। फर्स्ट मान लो सैम्पलिंग टेक्निक्स, तो नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सैम्पलिंग, किस किस टेक्निक से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन सा चीज के लिए कर रहे हो, है ना। हैंडल्ड एक्सरे के लिए कर रहे हो या कोई कौन सा लैब के लिए कर रहे हो, चैनल, रैंडम चिप, सब चीज स्पेसिफिक के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा। इंक्लूड रेफरेंस टू मेजर्स टेकन टू एंश्योर सैंपल रिप्रेजेंटेटिविटी एंड अप्रोप्रिएट कैलिब्रेशन, है ना, ऑफ एनी मेजरमेंट टूल सिस्टम यूज, सब चीज आपको मेंशन करना पड़ता है प्रॉपर वे में। एंड व्हाइल सैम्पलिंग कलेक्शन के टाइम पे ये सब चीज आपको कॉशियस वे में टेक केयर भी करना है। एस्पेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मिनरलाइजेशन दैट आर मटेरियल टू द पब्लिक रिपोर्ट इन केसेस where industry standards work has been done, these would be relatively simple, ठीक है। In other cases, more explanation may be required, such as where there is a coarse gold that has inherent sampling problems, unusual commodities or mineral types। हर चीज आपको पूरा क्लियर अकॉर्डिंगली ये जो गाइडलाइंस है इसके हिसाब से करना है। फिर ड्रिलिंग रिलेटेड, ड्रिलिंग टेक्निक्स, ड्रिल सैंपल रिकवरी, लॉगिंग, सब चीज के बारे में इधर एक्सप्लोरेशन एक्सप्लेनेशन दिया रखा हुआ है, क्या क्या चीज आपको टेक केयर करना है। ड्रिलिंग टेक्निक्स के टाइम पे कौन सा ड्रिल टाइप कर रहे हो, डिटेल्स ऑफ कोर डायमीटर, है ना, और डेप्थ ऑफ डायमंड ट्रेल्स, फेस सैम्पलिंग बीट। मैं पूरा चीज ऐसा पढ़ नहीं रहा हूँ, हर चीज को आपको कंसिडरेशन में लाना है। ये मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होगा, आप इधर एक बार देख लोगे ना, आपका एक्सप्लोरेशन के बारे में अगर कोई भी ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करेगा उसको पूरा सीख जाएगा, कोई कम एज में भी कोई मैच्योर तरीका से एक्सप्लोरेशन कर पाएगा प्रॉपर टीम बनाने से, ठीक है। ड्रिल सैंपल रिकवरी, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, असेसिंग कोड, चीप सैंपल, measures taken to maximize sample recovery, whether a relationship exists between sample recovery and grade, whether sample bias may have occurred due to preferential loss or gain of fine or coarse materials। ऐसा करके पूरा चीज को हमको सब चीज को नोट डाउन करना है, ठीक है। लॉगिंग, लॉगिंग के टाइम पे क्या करना है, whether core or cheap samples have been geologically and geotechnically logged to a level of detail to support appropriate mineral resource estimation, mining studies and metallurgy studies, whether logging is qualitative or quantitative in nature, ठीक है। core photography, total length and percentage of relevant intersection logged, सब चीज देखना है। फिर सब सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैंपल प्रिपरेशन,
इफ कोड तो सैंपल हो गया, कोड से अभी लैब में भेजना है, पूरा कोड तो नहीं भेजोगे। वेदर काट और सॉन और वेदर क्वार्टर हाफ और ऑल कोड टेकन, सब चीज क्लियरली मेंशन करना है। इफ नॉन कोड वेदर रिफिल्ड, tube sampled, rotary split, etc., and whether sampled wet or dry. For all sample types, the nature, quality, appropriateness of the sample preparation techniques, सब चीज नोट आपको ये करना है। सैंपल साइज सर अप्रोप्रिएट ग्रेन साइज, मिनरल बीइंग सैंपल्ड, पूरा पॉइंट वाइज आपको दिया हुआ है। सिंपल इसको फॉलो कर लेना है बस। क्वालिटी ऑफ डेटा, लेबोरेटरी टेस्ट, उसके लिए सीआरएम के बारे में सोच जानना है, ब्लैंक क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है, हर चीज जानना है। एक एक चीज एक एक पूरा स्टडी का बात है, सबको आपको आइडिया हो जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग एंड असेइंग, वेरीफाई भी करते रहना है। देन लोकेशन ऑफ डेटा पॉइंट्स, डेटा स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको सभी को पॉज करके आप लोग देख सकते हो, हर चीज तो ये रट्टा मारने जैसा पढ़ के फायदा नहीं। ये इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास रखना है, ये सब अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सैम्पलिंग रिलेटेड इतना है। ओरिएंटेशन ऑफ डेटा इन रिलेशन टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सैंपल सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट। हर चीज ये जो दिख रहा है आपको फॉलो करना है, अकॉर्डिंगली रिपोर्ट भी करना है। सेम लिस्ट टेबल को आपको देना है। ये जो टेबल है ना, आपको फाइनल रिपोर्ट में एज इट इज टेबल रखना है। ऑडिट्स और रिव्यूज, सब चीज को इधर जैसे लिखा है ना, कब गाइडलाइन इसको लिखना है। फॉर एग्जांपल ऑडिट्स एंड रिव्यू, रेगुलर ऑडिट्स हैज बीन टेकन अप, रिव्यूज बाय प्रॉपर सो एंड सो, सब कुछ डालना है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन रिजल्ट्स। यहाँ तक सैम्पलिंग हो गया ना, सैंपल का सपोज रिजल्ट है, सो उस टाइम पे आपको ऐसा करके हर एक पॉइंट फास्ट जैसा लिखा है इसी को इसमें इसी फ्लो में आपको रखना है, सीक्वेंस में। ठीक है, बस मिनरल टेनमेंट एंड लैंड टेन्योर स्टेटस, टाइप रेफरेंस, नेम, नंबर, लोकेशन, ओनरशिप, सब चीज देना है। सिक्योरिटी ऑफ द टेनर, tenure held at the time of reporting, along with any known impediments to obtaining a license to operate in the area, ये सब चीज देखना है। Exploration done by other parties, then acknowledgement, appraisal of exploration by other parties, सब चीज, कोई भी चीज छूटना नहीं है। Then जियोलॉजी, डिपोजिट टाइप, जियोलॉजिकल सेटिंग, स्टाइल ऑफ मिनरलाइजेशन, ये सब बारे में बात करना है, लिखना है। ड्रिल होल इंफॉर्मेशन, जो जो दिखा हुआ है ना, लोकेशन, लैटलॉन्ग, फिर आरएल, अजीमुथ, इंक्लिनेशन, होल लेंथ, सब चीज देना है। देन डेटा एग्रीगेशन मेथड, कैसे करके डेटा आप कलेक्ट किया, कटिंग, हाई ग्रेड्स, एक्सप्लोजन रिजल्ट्स को, वेइंग, एवरेजिंग टेक्निक्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्रेड ट्रांकेशंस, कट ऑफ ग्रेड फिक्सिंग। ठीक है, ये सब करने के बाद रिलेशनशिप बिटवीन मिनरलाइजेशन विड्थ एंड इंटरसेप्ट लेंथ, डायग्राम्स बनाना है, अप्रोप्रिएट मैप सेक्शंस, tabulations of interprets should be included for any significant discovery being reported. This should include but not limited to a plan view of drill collars, locations, as much as information जो जो मांग रहा है ना, वो सब हेड में आपको देना है। बैलेंस रिपोर्टिंग, अदर सब्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन डेटा, फर्दर वर्क्स, उसके बाद एस्टिमेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द मिनरल रिसोर्स अभी आ रहा है। ठीक है, जैसे डेटाबेस इंटीग्रिटी, साइट विजिट्स, जियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, डायमेंशन के बारे में, एस्टिमेशन एंड मॉडलिंग टेक्निक्स, एस्टिमेशन एंड मॉडलिंग टेक्निक्स में क्या क्या आएगा, देखो इतना सारा चीज, पूरा चीज आएगा, बिकॉज ये सबसे क्रूशियल पार्ट है ना। ठीक है, वो रिजर्व रिसोर्स एस्टिमेशन कैसे कर रहे हो, क्या वेटेज दे रहे हो, क्या डाइल्यूशन कर रहे हो, हर चीज आपको देखना है। कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स का एजम्पशन कुछ कर रहे हो क्या, मॉडलिंग ऑफ सिलेक्टिव माइनिंग यूनिट्स, है ना, प्रोसेस वैलिडेशन, सब चीज आपको ये करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल ग्राफाइट या कोई पोरस चीज का जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है, हाँ, वो भी चीज मेंशन करना है। whether the tonnages are estimated on a dry basis or with natural moisture, and the method of determination of the moisture content,
काट ऑफ पैरामीटर्स, किस बेसिस में आप काट ऑफ ग्रेड चूज किया, वाई किया, क्यों किया, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। देन माइनिंग फैक्टर्स assumptions, मेटलर्जिकल फैक्टर्स और assumptions, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और assumptions, बाग डेंसिटी मेजरमेंट, सब इंपॉर्टेंट होता है इधर। तभी तो डेंसिटी के बेसिस में तो आप टनेज बोलोगे ना, तो कौन सा बेसिस में किया, सब चीज को प्रॉपर वे में मेंशन करना पड़ता है इधर, इसीलिए ये गाइडलाइंस बनाया गया है। देन क्लासिफिकेशन, किस टाइप का मिनरल रिसोर्स बोलोगे, है ना, कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास है, ऑडिट्स होगा, रिव्यू होगा, उसके बारे में कब कब क्या रिव्यू हुआ वो सब भी कर देना है। देन डिस्कशन ऑफ रिलेटिव एक्यूरेसी कॉन्फिडेंस, वो सब डालना है। फिर मिनरल रिसोर्स एस्टिमेशन, अभी देखो रिजर्व बोल रहे हैं ना, सो मिनरल रिसोर्स एस्टिमेट फॉर कन्वर्सन टू और रिजर्व्स, इसमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनरल रिसोर्स estimates used as basis for conversion to an ore reserve, clear statement as to whether the mineral resources are reported additional to or inclusive of the ore reserves, सब कुछ देना है। Site visits, comment on any site visits undertaken by competent person and the outcome of those visits. If no site visits have been undertaken, indicate why this is the case, सब चीज करना है। स्टडी स्टेटस, काट ऑफ पैरामीटर अगेन ये रिजर्व का, ठीक है। देन माइनिंग फैक्टर्स अजम्पशन सेम, मेटलर्जिकल अजम्पशन, एनवायरमेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो रिसोर्स में क्या हर चीज करना पड़ता है। नाउ उसके बाद कॉस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूरा आइडिया दे देना है, आपको ग्राउंड वर्क करना है। द derivation of or assumption made regarding projected capital cost in the study, methodology used to estimate operating costs, allowances made for the content of deleterious elements, source of exchange rate used in the study, derivation of transport charges, सब चीज आपको देखना है। रेवेन्यू फैक्टर्स, मार्केट असेसमेंट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स एंड अदर बोल के बेओन कुछ होने से सब चीज मेंशन करना है। फिर क्लासिफिकेशन करना है आपका रिजर्व का, प्रोबेबल, पॉसिबल, या सॉरी प्रूव्ड। देन ऑडिट और रिव्यूज, उसको अगेन ऑडिट होगा। डिस्कशन ऑफ रिलेटिव एक्यूरेसी कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इतना तक पूरा हो जाने के बाद दैट मीन्स ओके, इसके बाद भी अगर सब पॉजिटिव में है then your reserve is proved. Now investors will decide. इन्वेस्टर डायरेक्ट ये सब पढ़ के इतना फुल प्रूफ सुंदर तरीका से आप किए हो, ठीक है, तब मीन्स वो लोगों के पास फोबिया नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है हम इतना करोड़ डाल सकता हूँ, इन्वेस्ट, लेट अस एक्सट्रैक्ट। तो ऐसा करके होता है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में थोड़ा अलग होता है, गवर्नमेंट में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा करके कोई लेने का जरूरत नहीं होता है, उतना रिस्क फैक्टर नहीं होता है, आप आम आदमी का टैक्स का पैसा यूज होता है, तो जो जो ऑफिशियल्स रहता है वो करेगा नहीं करेगा, उसमें उतना मतलब उस टाइप का फैक्टर्स ऐसा इन्वॉल्व नहीं रहता है, क्योंकि कॉम्पिटेंट पर्सन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उधर। उधर तो सभी लोग कॉम्पिटेंट दावा करते हैं एंड होता भी है बहुत एक्सपीरियंस अलग टाइप का, लेकिन यस इसमें उस टाइप का रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कभी कभी फ्लॉप भी होता है, फ्लॉप होने से भी उतना बहुत बड़ा ये नहीं होता है। नाउ कुछ कुछ देखो, जेनेरिक टर्म्स एंड इक्विवेलेंस, ये चीज बहुत जानना है इसको। देखो जैसे अजम्पशंस को वैल्यू जजमेंट्स बोलते हैं, कभी कभी कॉम्पिटेंट पर्सन को कोई कोई जगह पे क्वालिफाइड पर्सन बोलेंगे, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट पर्सन बोलेंगे, बात सेम होता है। काट ऑफ ग्रेड को कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस बोलेंगे, ग्रेड को कोई कोई क्वालिटी, ऐसे ये सब टर्म से यूज होता है ना। मेटलर्जी को कोई प्रोसेसिंग बेनिफिशिएशन पे मोर और लेस सिमिलर चीज बोला जाता है। माइनिंग, क्वेरिंग, मिनरलेशन का कोई टाइप ऑफ डिपॉजिट, टाइप ऑफ मिनरलाइजेशन, स्टाइल ऑफ मिनरलाइजेशन, और रिजर्व्स को मिनरल रिजर्व्स, मिनरल मतलब जब मेटालिक मिनरल ना हो तो मिनरल रिजर्व बोल देते हैं। रिकवरी या यील्ड, सिग्निफिकेंट, ये सब चीज ये होता है, ठीक है ना। एट लास्ट देखो कॉम्पिटेंट पर्सन जो आता है ना, वो ऐसा करके उसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है प्रॉपर वे में, लेटर हेड रहेगा कॉम्पिटेंट पर्सन का,
एम्प्लॉयर रहेगा, उसका नाम पूरा डिटेल। यानी कॉम्पिटेंट पर्सन एज आई हैव टोल्ड, कोई रिकॉग्नाइज जगह से उसको सर्टिफाइड पर्सन होना पड़ता है। कोई भी आदमी 5 साल कर लिया तो कॉम्पिटेंट हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद उसका रिपोर्ट नेम, हाँ, ऐसा अकॉर्डिंगली फिलअप करना पड़ता है, डेट ऑफ रिपोर्ट सबके साथ सिग्नेचर, देन एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, ऐसा करके प्रॉपर पूरा फॉर्मेट रहता है। पूरा उसको कॉम्पिटेंट पर्सन को अकॉर्डिंगली इसको फिलअप करना पड़ता है, बेस्ड ऑन आपका जगह पे क्या क्या काम हुआ वो देख के, विजिट करके, उसका असेसमेंट करके, वो सेटिस्फाई होने के बाद ऐसा करके उसके बाद कॉन्सेंट प्रॉपर विटनेस सब कुछ देना पड़ता है कि कोई कोई बायस ना हो जाए, कोई पर्सनल ग्राज या कोई पर्सनल चीज नहीं है इधर, प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म रहना पड़ता है। तो ये ऐसा करके सब चीज फिलअप होने के बाद आपको डिपॉजिट प्रूफ होता है। आई होप कोई भी लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग सभी को ऐसा करके फॉलो करके प्रॉपर पॉजिटिव सक्सेस मिले। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।